क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हुआ है जी, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर उमर फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2011। इसमें कुछ डेबिट बैलेंसेस दिए हुए और कुछ क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए और इनका नीचे टोटल दिया हुआ है। एडजस्टमेंट्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, गिवन आउटस्टैंडिंग सैलरीज दी हुई है, प्रीपेड रेंट दिया हुआ और डेप्रिसिएशन दी हुई है फर्नीचर पर 10% पर एनम। इसकी जो टिप है नॉर्मली जो आपको फॉलो करना चाहिए वो ये है कि जितने भी डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए इन दोनों का इंडिविजुअल टोटल इन्होंने लिखा हुआ, आपने इस टोटल को क्वेश्चन शुरू करने से पहले वेरीफाई करना है, क्योंकि ये दोनों टोटल आपको नज़र आ रहे हैं सेम हैं, तो क्या ये वाकई सेम है या नहीं है। अगर तो ये सेम है तो चांसेस है कि आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा आपसे। अगर तो ये सेम नहीं है तो आप जो मर्जी कर लें, आपका ये बैलेंस शीट है वो इक्वल नहीं आएगी। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि आपको पता ही है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो आपका जो परफॉर्मा है उसमें जो डेबिट साइड है लेफ़्ट साइड पे उस पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और उसके ऑपोजिट क्रेडिट साइड पे डायरेक्ट इनकम्स लिखी जाती हैं जिसमें नॉर्मली सेल्स होती हैं। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की सूरत में निकलता है। उस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को हम लोग ब्रॉड डाउन कर लेते हैं तो हमारा आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप जो है ना वो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लिखते हैं और इनडायरेक्ट इनकम जो है वो आप क्रेडिट साइड पे लिखती हैं। तो अब यहाँ जो बैलेंस निकलेगा वो या तो आपका नेट प्रॉफिट होगा या वो नेट लॉस होगा। ठीक होगी बात। और उसके बाद बैलेंस शीट बना दी जाती है। अच्छा, डेबिट बैलेंसेस में कैश लिखा हुआ है जो कि करंट एसेट्स में आएगा, डेटर्स हैं वो करंट एसेट्स में आएगा बैलेंस शीट में। ओपनिंग स्टॉक जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, फर्नीचर जो है वो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स में लिखा जाएगा। सेल्स रिटर्न जो है ये सेल्स में से सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। सैलरीज जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और रेंट ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ड्राइंग्स जो है इनको बैलेंस शीट में कैपिटल में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं उसमें कैपिटल लिखा हुआ है, हम इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे और इसमें हम लोग प्लस कर देंगे अगर नेट प्रॉफिट है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर नेट लॉस आता है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ड्राइंग्स। ठीक हो गया। सेल्स लिखी हुई है ये हमारी डायरेक्ट इनकम्स हैं और जो क्रेडिटर्स हैं ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं बैलेंस शीट में लिखेंगे और परचेजेस रिटर्न्स जो हैं ये परचेजेस में से सब्ट्रैक्ट की जाएंगी ताकि हम नेट परचेजेस लिख सकें। ठीक होगी बात। अच्छा जी, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है एडजस्टमेंट में 15,000 का, हम इसको ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद लिखी हुई जी आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है वो बेसिकली वो सैलरीज हैं कि जो अभी तक पे नहीं की गई, तो इनको रिकॉर्ड करने के लिए हम मैचिंग प्रिंसिपल या मैचिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। इस प्रिंसिपल के मुताबिक जिस टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस होते हैं उसी टाइम पीरियड में इनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब ये देखें कि ये जो 2500 रुपीज़ की सैलरीज हैं ये बेसिकली दिसंबर 31 तक पे हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इनको पे नहीं किया गया। तो चूँकि हमारी जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये 31 दिसंबर तक ही हम लोग बना रहे हैं, तो दैट इज़ वाई इन एक्सपेंसेस को यहाँ पर लाजमी हम लिखेंगे। ठीक है। जो मैचिंग प्रिंसिपल है वो भी यही कहता है कि जिस टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस हैं उनको उस टाइम पीरियड में आप शो करवाएं, क्योंकि उन्हीं एक्सपेंसेस के अगेंस्ट आपने जो रेवेन्यूज़ हैं वो जनरेट किए होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो 2500 रुपीज़ की जो सैलरीज आउटस्टैंडिंग है वो इसमें सैलरीज में प्लस कर लेंगे और एट द सेम टाइम जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ है जिसको बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज़ की हेडिंग में लिखा जाएगा। फिर लिखा हुआ है जी प्रीपेड रेंट ₹1000। तो अगेन यहाँ पर जो मैचिंग प्रिंसिपल है वो यूज़ होगा। ये जो 1000 का रेंट है प्रीपेड है, इसका जो कंसर्न जो इसका ताल्लुक है वो 31 दिसंबर के बाद जो पीरियड शुरू होने वाला है ये उनसे मुतल्लिक है। तो दैट इज़ वाई हम इन एक्सपेंसेस को इसमें से माइनस करवा देंगे 7500 रुपीज़ में से और एट द सेम टाइम यही 1000 हम लोग बैलेंस शीट में करंट एसेट्स की हेडिंग में इसको लिखेंगे। ये लास्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% पर एनम। ये बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो हम लोग 30,000 का 10% लेंगे तो ये 3000 की अमाउंट बनेगी और इसको लिखेंगे हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में जाकर यही जो 3000 है ये फिक्स्ड एसेट्स में की हेडिंग में फर्नीचर में से 3000 माइनस कर देंगे।
चलें जी, हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। सबसे ऊपर लिखें बिजनेस का नेम मिस्टर उमर, नीचे लिखेंगे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टाइम पीरियड लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2011। लेफ्ट साइड पे जो है वो डेबिट साइड कहलाएगी और जो राइट साइड है वो क्रेडिट है। यहाँ पर अपनी करेंसी रुपीस लिख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से 37,500 का। इसके बाद लिखेंगे परचेजेस 75,000 की और इसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न्स, ये 2250 की हैं। जब इनको माइनस किया तो हमारे पास आया 72,750। क्रेडिट साइड पे जो डायरेक्ट इनकम्स हैं वहाँ पर आप लिख लीजिए सेल्स 135,000 की, इसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, ये 3750 की हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद अमाउंट बनी 131,250 और नीचे इसके लिख दें क्लोजिंग स्टॉक्स, वो 15,000 का है। तो यहाँ पर मुझे जो क्रेडिट साइड है इसका टोटल थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो ये है 146,250। इस टोटल को डेबिट साइड पर भी लिख लेते हैं 146,250 और जब इसमें से माइनस किया हम लोगों ने ऊपर वाले तमाम अमाउंट्स को, तो अमाउंट हमारे पास आती है 36,000 जो कि ग्रॉस प्रॉफिट है। इसको हम लोग कैरी डाउन कर देते हैं और यही ग्रॉस प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। ठीक होगी। अब यहाँ से हमारी जो ना वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जी डेप्रिसिएशन। यहाँ 30,000 पर 10% जब कैलकुलेशन की गई डेप्रिसिएशन की तो वो 3,000 आई और उसके बाद लिखते हैं सैलरीज 30,000 की, इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो कि अभी तक पे नहीं की गई 2500 की। जब इसको ऐड किया तो हमारा टोटल बना 32,500 का। नीचे लिखते हैं जी रेंट 7,500 का और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग प्रीपेड जो रेंट है 1,000 का। जब उसमें से लेस किया तो 6,500 रुपीज़ हमारे पास बाकी बचे। क्रेडिट साइड पर हमारे पास कोई इनकम नहीं है, तो ये मुझे लग रहा है कि डेबिट साइड बड़ी है। यस, तो इसका टोटल किया तो ये 42,000 है। इसी टोटल को हम क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं 42,000 को और माइनस किया 36,000, तो ये 6,000 का नेट लॉस निकला है जो कि ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक हो गया। अब हम बना लेते हैं जी बैलेंस शीट। सबसे ऊपर लिखते हैं मिस्टर उमर, नीचे लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31/12/2011। लेफ्ट साइड पर एसेट्स लिख लें और उसके साथ करेंसी लिख रहे हैं, फिर लाइबिलिटीज लिख लें और करेंसी लिख रहे हैं रुपीज़ में। तो शुरू करते हैं जी करंट एसेट्स। ये हमारे पास हेडिंग है, इस करंट एसेट्स की हेडिंग में लिखेंगे कैश 7,500 का, डेटर्स 15,000 के, क्लोजिंग स्टॉक्स लिखेंगे 15,000 का और वो जो प्रीपेड रेंट था जो कि 31 दिसंबर के बाद के पीरियड के लिए तो वो यहाँ पर हमारा एसेट होगा, उसको लिखेंगे। और नीचे हम लोग बना लेते हैं हेडिंग फिक्स्ड एसेट्स की। इसमें फर्नीचर है 30,000 का, इसमें लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन जो 3,000 मैंने कैलकुलेट की है। आंसर हमारे पास आया 27,000। यहाँ पर हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ की हेडिंग बना लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो अभी तक नहीं पे की 2,500 रुपीज़ की और क्रेडिटर्स लिख लेते हैं 9,000 के। इसके बाद फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ की हेडिंग बना लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं कैपिटल 67,500 का। इसमें लेस कर लेते हैं जी ड्राइंग्स 7,500 की। जब उसमें से माइनस किया तो आंसर हमारे पास है 60,000 का। इसमें से लेस किया 6,000 का नेट लॉस, तो हमारे पास फिगर आई है 54,000 की। और जब इन तमाम टोटल्स को ऐड किया एसेट्स के टोटल को और लाइबिलिटीज़ के टोटल को तो हमारे पास आंसर आता है 65,500 और ये दोनों टोटल्स जो कि सेम है तो दैट इज़ वाई हमारा आंसर ठीक है। ठीक होगा जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।